हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो हमारा चल रहा है किसान आंदोलन। आज जो हम किसान आंदोलन करने जा रहे हैं, पझौता किसान आंदोलन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस भर के पूछे गए हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं पझौता किसान आंदोलन क्या था। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ अभी विजिट करिए, उनको देखिए और फिर इस क्लास को देखिए, राइट। तो चलिए देखते हैं पझौता किसान आंदोलन। ये हुआ था 1942-43 में। सिरमौर के ऊपरी क्षेत्रों में ये हुआ था और उस टाइम सिरमौर का जो राजा था वो था राजेंद्र प्रकाश। और ये इसकी खास बात ये है कि ये जो राजेंद्र प्रकाश था ये सिरमौर का अंतिम राजा था, ठीक है। देखिए ये बात है 1942-43 के आसपास की। आपको पता ही है उस टाइम क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, जिसमें हमारी ब्रिटेन वाले ये ब्रिटिशर्स भी उसमें शामिल थे और ये इंडियंस को उसमें लड़वाना चाहते थे अपनी ओर से, ठीक है। तो क्या हुआ था कि इस टाइम जो है विश्व युद्ध जोरों पे था और उधर बंगाल में जो है उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, अनाज की बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ग्रेन्स की कमी हो गई थी, ठीक है। इसलिए रियासती सरकार ने किसानों पर रियासत से बाहर अनाज भेजने पर क्या कर दिया था, रोक लगा दी थी। क्योंकि अब देखिए जो हिमाचल की जो रियासत की, खासकर सिरमौर रियासत के जो राजा थे, उन्होंने अनाज को किसानों को बाहर बेचने से मना कर दिया था। इसमें लॉस किसका हो रहा था, किसानों का हो रहा था। क्योंकि अगर उस टाइम अनाज का जब बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था तो वहाँ पे अनाज की उनको अच्छी खासी कीमत मिल सकती थी, ठीक है। बट राजा ने ये होने नहीं दिया। रियासत के जो राजा थे उन्होंने क्या कहा कि तुम लोग जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं इसमें इनको बेचो। और पता था कम मूल्यों में, बिल्कुल कम प्राइस में इन्होंने ये खरीदने थे और उसमें लॉस में कौन जाने थे, किसान। तो और जो किसान जो राजा थे उन्होंने बहुत ही उचित दामों में इनको बंगाल की तरफ इनको सप्लाई करना था इस अनाज को। तो इसके खिलाफ इन सब चीज़ों के कारण ही जनता उग्र हो चुकी थी और उन्होंने पझौता किसान आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। तो देखिए रीजंस वही हैं, रियासत के बाहर अनाज भेजने पे इन लोगों ने क्या कर दिया था, रोक लगा दी थी। थोड़े अन्न को रखकर बाकी सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेच दें। डायरेक्टली राजा ने कह दिया कि तुम्हारे पास जितना भी अन्न है, जितना भी ग्रेन्स है, ज़रूरत के हिसाब से अपने पास रख लो, बाकी सारा का सारा सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेच दें। नए नए कर लगा दिए, जैसा रेत विभाग कोई कर रहा है तो उनको भी कर लगा दिया था। तो ये बिल्कुल अनुचित कर थे, इससे भी जनता भड़क गई थी। अब नेक्स्ट और भी इसने बहुत ही गलतियां कर दी थी। कर्मचारियों से बेकार ली जाने लगी, जो कर्मचारी थे उनसे भी अब बेकार ले जाने लगी थी। अंग्रेजों की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प, इससे जनता और ज़्यादा उग्र हो चुकी थी कि उनसे पूछे बगैर वो युद्ध में उन लोगों को क्यों लड़वाना चाहता था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस पझौता आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी। देखिए पझौता में जो एक टपरोली गांव था वहाँ से अक्टूबर 1942 में इस आंदोलन पझौता किसान सभा का गठन हुआ और वहाँ से ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई। क्या हुआ था, टपरोली गांव में पझौता किसान सभा का गठन हुआ। कब हुआ था, अक्टूबर 1942 में। और वहीं से जो है इस आंदोलन का आगाज हो चुका था, ठीक है। इसमें देखिए जो प्रधान थे, पहले इसमें प्रधान थे लक्ष्मी सिंह, बट बाद में बना दिए गए थे मदन सिंह। पहले कौन थे, लक्ष्मी सिंह, बाद में बना दिए गए थे मदन सिंह। सचिव थे वैद्य सूरत सिंह। ये जो वैद्य सूरत सिंह थे, ये प्रमुख, इनका जो है मेन जो योगदान इस पझौता आंदोलन में रहा है, ये इन्हीं का ही रहा है। ये जो वैद्य सूरत सिंह थे ये बहुत ही इसमें इन्होंने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया था इस पझौता आंदोलन में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे सक्रिय नेता या क्रांतिकारी पझौता आंदोलन में कौन थे, तो वो थे वैद्य सूरत सिंह, राइट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, भाई दो ना पाई दो, जनता द्वारा यह नारा दिया गया था। क्यों दिया गया था, देखो
ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था, इसमें अंग्रेज़ों की हेल्प हमारे जो राजा थे हमारे रियासतों के, ये ऑलरेडी अंग्रेज़ों के ये चाटुकारिता करते थे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने इनसे हेल्प मांगी हुई थी। अब राजा ने जनता को पूछे बगैर इनके साथ इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़वाना चाहा। इससे जनता आक्रोश में थी। अब जनता ने डिसाइड किया, आंदोलन उग्र कर दिया पझौता का, और कहा कि भाई दो ना पाई दो, मीन्स ना तो कोई इंसान, कोई व्यक्ति इन लोगों के साथ युद्ध लड़ेगा, सेकेंड विश्व युद्ध, और ना ही कोई भी आर्थिक रूप से कोई इनकी सहायता करेगा। तो यही था, भाई दो ना पाई दो। देखिए इसमें एक तो लक्ष्मी सिंह थे हमारे, मदन सिंह थे, वैद्य सूरत सिंह जो कि प्रमुख नेता यहाँ पे थे। इसके अलावा हमारे पास इसमें अन्य प्रमुख नेता भी थे, जैसे गुलाब सिंह हो गए, अतर सिंह हो गए, मियाँ चूंचू, मेहर सिंह, जालम सिंह, कालीराम शामनी, ठीक है। तो ये कुछ अन्य प्रमुख नेता इसमें थे। राजा के कर्मचारियों पर आश्रित होने के कारण राजा आंदोलनकारियों के बीच नहीं आए। अब जो जनता थी, इन लोगों ने आग्रह किया, खासकर वैद्य सूरज सिंह ने इनको लेटर लिखा कि आप जनता के बीच में आइए और जरा इनकी प्रॉब्लम सुनिए। बट ये नहीं आए, क्योंकि राजा जो है, जो कर्मचारी थे, वजीर हो गया, ये सारे के सारे लोग इनका ब्रेन वॉश करते थे, ये इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो गए थे। और जो राजा था वो था राजेंद्र प्रकाश, ठीक है। राजेंद्र प्रकाश को लेटर लिखा इन्होंने, बट उसने उसको इग्नोर किया, और किसके कहने पे किया, जो कर्मचारी लोग थे। इससे जनता फिर और भड़क गई थी, ठीक है। अब पझौता में राजा द्वारा मार्शल लॉ लगा दिया गया, और ये जो मार्शल लॉ था ये भी इन्हीं कर्मचारियों, ये जो दुष्ट कर्मचारी थे, इन्हीं के कहने पे ही इन्होंने लगाया था, इस राजा ने यहाँ पे लगाया था। अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मीन्स सैनिक शासन। कहने का मतलब ये था कि जो पझौता का पूरा एरिया था जहाँ पे ये आंदोलन चल रहा था, यहाँ पर जो है अब मार्शल लॉ लग चुका था, वहाँ पे सैनिकों का शासन था। सैनिक वहाँ पे हर चप्पे चप्पे में पहरा दे रही थी। और ये जो सैनिक शासन लगाया गया था, मार्शल लॉ था, ये 2 मंथ्स के लिए लगाया गया था। अब क्या था, 2 महीने तक जो है जितने भी लोग थे बराबर मार्शल लॉ के अधीन ही आंदोलन करते रहे ये उस टाइम भी। उसी टाइम क्या हुआ कि इसी दौरान कमना नामक एक व्यक्ति को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। कमना नामक व्यक्ति को की मृत्यु गोली लगने से हुई। आंदोलन का सख्ती से दमन और आंदोलनकारियों को सजा दी गई। इसमें भी वही बात हुई लास्ट में, जैसा कि हर एक आंदोलन में हुए जा रहा था। बहुत कम आंदोलन थे कि जहाँ पे इनको न्याय मिला था। तो इस आंदोलन को भी सख्ती से इसका दमन किया गया था और आंदोलनकारियों को प्रॉपरली सजा सुनाई दी थी। और जितने भी वो अतर सिंह हो गए, हमारे चूंचू राम हो गए, वैद्य सूरत सिंह बोलो, मियाँ गुलाब सिंह बोलो, अमर सिंह, मदन सिंह, कालीराम, इन सबको जो है 10 साल की सजा सुना दी गई। तो ये था हमारा पझौता आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था ये याद रखना, 1942 में, ठीक है। तो कहाँ से ये हुआ था, पझौता के टपरोरी गांव से हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं झुग्गा आंदोलन। नौ जो ये झुग्गा आंदोलन था ये बिलासपुर में हुआ था। उस टाइम जो है ये बात है 1883 से लेके 1888 तक। बिलासपुर का जो ये अमरचंद जो राजा था, इसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। अब देखो, जो राजा थे इनके अत्याचारों के विरोध करने के लिए जो घेवरी के ब्राह्मण थे झुग्गियाँ बनाकर रहने लगे, और जितने भी कष्ट जो भी था ये सारे कुछ चुपचाप वहाँ पे सहते गए। ये अपने घर बार छोड़ के कहाँ पे रह रहे थे, छोटी छोटी झुग्गियाँ बना के, इसीलिए इसको झुग्गा आंदोलन भी कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबली, राइट। तो झुग्गों पर इष्ट देवता के झंडे भी इन लोगों ने लगाए हुए थे। और राजा को गिरफ्तार करने से पहले राजा, अब जब ऑब्वियस सी बात है राजा ने तो इनको गिरफ्तार करना ही था, पर इनके गिरफ्तार करने से पहले इन लोगों ने क्या कर लिया था, अपने झुग्गों को, जो झुग्गियाँ थी उनके छोटे छोटे झुग्गे थे जिनके अंदर ये रह रहे थे, उस पर इन लोगों ने आग लगा करके खुद को जला लिया था, ठीक है। तो ये था हमारा झुग्गा आंदोलन, बिलासपुर में हुआ था ये राजा अमरचंद के अत्याचारों के विरुद्ध में, राइट। जो
घेड़वी के ब्राह्मण झुग्गियां बनाकर रहने लगे और झुग्गों पे अपने इष्ट देवता के झंडे लगाकर आंदोलन इन लोगों ने किया। राजा द्वारा गिरफ्तार करने से पहले ही झुग्गों को जलाकर मर गए। देखिए, इस घटना से जनता क्रोध में आ गई और अंततः राजा को बेकार प्रथा खत्म करनी पड़ी और साथ ही साथ प्रशासनिक सुधार भी करने पड़े। थैंक गॉड किसी आंदोलन में तो कुछ अच्छा जनता के प्रति हुआ। ठीक है, और मेनली ये झुग्गा आंदोलन ये जो ब्राह्मणों ने किया था ये इसी के लिए, बेकार प्रथा कर के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ही किया था ये। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी किसान आंदोलन है ये सारे के सारे यहीं पे ख़त्म होते हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से देखना। अब हमारा नेक्स्ट होता है शुरू कांग्रेस आंदोलन का आरंभ। कांग्रेस आंदोलन का आरंभ, अब देखिए कांग्रेस आंदोलन का जो आरंभ हुआ था इसके मेन लीडर कौन थे? गांधी जी। देखिए 1915 में ये गांधी जी जो अफ्रीका से इंडिया आ गए थे। साउथ अफ्रीका में जब ये बैरिस्टर की लॉ की पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान भी वहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के लिए आंदोलन चलाए और उसमें सफल भी रहे। ये बहुत सारे आंदोलन थे। अब इसलिए लोगों ने, इंडिया के काफ़ी लोगों ने इनके बारे में सुन रखा था कि इन्होंने वहाँ पे ऐसे ऐसे आंदोलन किए हैं। 1 साल तक इन्होंने पूरे इंडिया का विजिट किया था गांधी जी ने, और इन्होंने लोगों के बीच में जाके गांव-गांव में खुद देखा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या परेशानियां हैं। सबसे पहले स्थानीय आंदोलन आंदोलन नहीं, ये सत्याग्रह करते थे। देखिए आंदोलन तो ये सबसे लास्ट में करते थे। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था कि सबसे पहले ये सत्याग्रह करते थे, मतलब सत्य के लिए आग्रह करते थे, ये प्रार्थना करते थे। ठीक है, अगर उससे भी कोई ना माने तो ये क्या करते थे, फिर भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे, अनशन पे बैठ जाते थे, जैसे हमारे अन्ना हजारे बैठे थे। ठीक है, तो उन्होंने भी इन्हीं की पॉलिसी अपनाई थी। उसके बाद अगर तब भी किसी के कान में जूं ना रेंगे तो उसके बाद ये फिर बहिष्कार करते थे। बहिष्कार से भी अगर काम ना चले तो फिर ये हड़ताल पे उतर आते थे और बाद में आंदोलन कर लेते थे। ये सीधी हड़ताल नहीं करते थे, ये स्टेप बाय स्टेप करते थे। जब इनको लगने लगता था कि अब इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला तो ये हड़ताल में आ जाते थे, आंदोलन कर लेते थे। ठीक है, तो गांधी जी जो है इन्होंने इसी कारण देखो इनके अपने स्टेप्स थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, जो ये दोनों 1918 में हुए थे। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम फिर अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। मेनली हमने यहाँ पे HP GK की जो आधुनिक काल की जो हिस्ट्री है उस पर फोकस करना है, ना कि हमने इंडियन हिस्ट्री की तरफ जाना है। ठीक है, तो हमने अपने टॉपिक से नहीं भटकना है, ये सारी चीज़ें हम अलग वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो 1920 में राष्ट्रीय, इसके बाद देखो इन्होंने पहले क्या किया, सत्याग्रह किए इन्होंने। उसके बाद 1920 में इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन, आपको पता ही है असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, इसी के सिलसिले में ये हिमाचल प्रदेश भी आए थे, शिमला में आए थे 1921 में। चलिए हम देखते हैं महात्मा गांधी का शिमला आगमन। 11 मई 1921 में प्रथम बार शिमला आए थे और ये कहाँ पे रुके थे, शांति कुटीर में ये प्रथम बार ठहरे थे। जब पहली बार आए थे तो पहली बार ये कहाँ पे ठहरे थे, शांति कुटीर में। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट, राइट। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय, कस्तूरबा इनकी डॉटर थी। मौलाना मोहम्मद अली, मदन मोहन मालवीय और शौकत अली, ये सब के सब लोग इनके साथ, महात्मा गांधी जी के साथ शिमला आए थे। ठीक है, 13 मई को लॉर्ड रीडिंग से ये मिले, राइट। ईदगाह के अवसर पर 15 मई 1921 में 15,000 से अधिक जनसमूह को संबोधित किया। मेनली इसमें महिलाएं थी, फीमेल्स, लेडीज यहाँ इसमें ज़्यादा थी। ईदगाह के अवसर पे इन्होंने स्पीच दी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है इनको बेनिफिट भी बहुत हुआ था जब इस शिमला दौरा जो इनका रहा। गांधी जी के शिमला आगमन से पहाड़ी रियासतों के लोग राष्ट्रीय आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। अदरवाइज हिमाचल में उतना कोई लेना देना नहीं था इनको, राष्ट्रीय आंदोलन क्या है क्या नहीं है, इन चीज़ों से हिमाचल काफ़ी पीछे था।
जब तक इनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो किस तरह से हम लोग जीत सकते थे अंग्रेज़ों से। देखिए इसका एग्जाम्पल हमारे पास 1857 का रिवोल्ट भी है। उस टाइम भी बहुत सारी जगहों पे जो है पता ही नहीं था कि रिवोल्ट शुरू हो गया है, क्योंकि उसकी डेट और ही थी और ये अर्ली हो गया था। तो इसी तरीके से अब गांधी जी ने क्या किया था, ये हर जगह इंडिया के कोने कोने में जाकर ये जो राष्ट्रीय आंदोलन इन्होंने शुरू किए थे, कांग्रेस ने इनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। इससे जो है पहाड़ी लोग भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है, गांधी जी जो है बहुत बार शिमला आए थे। कब कब आए थे वो डेट्स हमने देखनी है। 1921 में, 31 में, 39, 45, 46। 21 में ये जब आए थे तो शांति कुटीर में ठहरे थे। फिर 39 में ये कंटिन्यू 3 बार आए थे। 45 में ये मनोर विला में ठहरे थे, अमृता कौर का ये निवास स्थान था। 1946 में ये चैडविक समर हिल में ठहरे थे, राइट। अब जब इनकी हत्या कर दी गई थी उसके बाद इनका जो केस भी था वो भी पीटरहॉफ में लगा था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है हिमाचल के लिए, हिमाचल जीके के लिए, कि जो गांधी जी की हत्या का जो केस था वो कहाँ पे लगा था, वो पीटरहॉफ में लगा था। 1948 में इनकी हत्या जब हुई थी। तो ये था महात्मा गांधी का शिमला आगमन पर। नेक्स्ट हम देखते हैं सैमुअल इवान स्टोक्स। ये जो सैमुअल इवान स्टोक्स थे ये अमेरिकन थे। कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे और इनका निवास स्थान था कोटगढ़ में, ठीक है। ये कहाँ पे रुके थे, जब ये अमेरिका से इंडिया आए थे तो ये अपर हिल्स में कोटगढ़ में जाके रुक गए थे। हिंदू धर्म को इन्होंने लास्ट में अपना लिया था और अपना नाम चेंज करके इन्होंने सत्यानंद स्टोक्स रख दिया था। इनके बारे में आपको सेब से भी इनका रिलेशन रहा है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। गांधी जी से प्रभावित होकर बेकार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन इन्होंने किया था। गांधी जी से प्रभावित होकर जो बेकार प्रथा थी उसके विरुद्ध भी इन्होंने क्या कर दिया था, फिर विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। और किसके इन्फ्लुएंस में आकर, गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आकर। देखिए जब इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था तो इसके कारण इन्हें बंदी बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा और 24 मार्च 2023 में रिहा कर दिया गया था। सॉरी माय अपॉलॉजी, 1923 में इनको रिहा कर दिया गया था और इनको जो बंदी बनाया गया था वो बनाया गया था कैथू जेल में। 1918 में अमेरिकी किस्म का सेब लेकर ये कोटगढ़ में आए थे, ठीक है। फर्स्ट इसमें जो है कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। जो सेब से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है तो ध्यान से रखना। प्रथम बार शिमला में सेब लगाए गए अलेक्जेंडर कोल्ड द्वारा 1887 में, और कहाँ लगाए गए थे, मशोबरा में। और फर्स्ट टाइम जो है व्यापारिक रूप से जो सेब लगाए गए थे हिमाचल प्रदेश में वो लगाए गए थे सैमुअल स्टोक्स के द्वारा, मीन्स ये जो सत्यानंद स्टोक्स है हमारे, ठीक है। और सबसे पहला सेब का बगीचा अगर पूछा जाए कि कहाँ लगाया गया था तो कुल्लू वैली में ये लगाया गया था 1870 में। 1870 में पहला बगीचा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में लगाया गया। पहला व्यापारिक रूप से यहाँ पे जो सेब का पौधा लगाया गया वो स्टोक्स ने लगाया था। कब लगाया था, 1918 में। और सबसे पहले शिमला में सेब लगाया था अलेक्जेंडर कोल्ड ने 1887 में, राइट। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं बाबा कांशीराम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से देखना। जो बाबा कांशीराम थे 1927 में सुजानपुर के ताल में सम्मेलन हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ ये सम्मेलन हुआ था। देखिए जो ताल सम्मेलन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ था, 1927 में बलोच सिपाहियों ने लोगों को बुरी तरह से पीटा था यहाँ पे जब ये सम्मेलन हो रहा था, ताल सम्मेलन में ये जो बलोच सिपाही है अंग्रेजों के सरकार के कहने पे इन लोगों ने ये हरकत की थी। और इन लोगों ने क्या किया था, इन लोग इस मारपीट में जो थे इस मीटिंग में, इस सम्मेलन में, वो थे ठाकुर हजारा सिंह, बाबा कांशीराम, गोपाल सिंह थे, चतुर सिंह थे। इन सब ने क्या किया था, गांधी वाली टोपी, गांधी की टोपी इन्होंने वेयर की थी
और ये जो बलोच के सिपाही थे, इन्होंने जो है वो टोपियाँ जो है इनके सर से निकाल दी थी। और इसको देख के जो हमारे बाबा कांशीराम थे ये बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, क्योंकि ये गांधी जी के बहुत ही अच्छे शिष्य थे या उनको ये बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, बलोच के सिपाहियों द्वारा लोगों की पिटाई। इस मारपीट में ठाकुर हजारा सिंह, बाबा कांशीराम, गोपाल सिंह व चतुर सिंह भी शामिल थे। अब यहाँ पे एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1946 में ठाकुर हजारा सिंह ने हिमाचल प्रदेश को एक अलग पहाड़ी राज्य के रूप में मांग की थी। तो क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश को एक अलग पहाड़ी राज्य का दर्जा देने की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो की थी 1946 में ठाकुर हजारा सिंह ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। कब की थी? 1946 में। ये दौर ही था आज़ादी का। 47 में तो हम आज़ाद होने वाले थे। नेक्स्ट अब देखते हैं, सिपाहियों द्वारा गांधी टोपियां दी गईं, जिस कारण बाबा कांशीराम बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि वह गांधी जी को बहुत मानते थे। उन्होंने आहत होकर, क्रोधित होकर इन्होंने क्या कहा? शपथ ली। इन्होंने प्रतिज्ञा की कि भारत की स्वतंत्रता तक मैं काले कपड़े ही पहनूंगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काले कपड़े पहनने की शपथ इन्होंने की क्यों ली थी और किसने ली थी? बाबा कांशीराम ने ली थी, क्योंकि इनसे जो है पहाड़ी गांधी की जो इन्होंने जो गांधी की टोपियां वेयर करके रखी थी वो सिपाहियों ने उतार फेंकी थी। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी किसने कहा था? तो ये जो इनको दिया था टैग, ये दिया था 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गदड़ीवाला में। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज़्यादा ही थोड़ा डीप पूछ लिया जाए तो कहाँ पे ये खिताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांशीराम को दिया था? तो वो दिया था गदड़ीवाला में, राइट। सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल का नाम दिया। क्या नाम दिया? पहाड़ी बुलबुल। टेट में हजारों बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा डिटेल में, थोड़ा इन फैक्चुअल क्वेश्चन को ढंग से लर्न कर लेना है, राइट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम 1932-33। ये जो पंचायती राज अधिनियम है ये लागू किया गया, देखो ये शुरू तो हुआ था 1932-33 में, बट ये लागू किया गया था 1934 में। सबसे पहले मंडी रियासत ने इसको लागू किया था। सबसे पहले किसने लागू किया था? मंडी रियासत ने। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ से आता है कि सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम 1932-33 किसने लागू किया था? कौन सी रियासत ने, किस राज्य ने लागू किया था? तो वो थी मंडी रियासत, मंडी राज्य, राइट। तो अन्य नेता देखते हैं हम, कुछ एक अन्य नेता भी थे जिन्होंने जो है कुछ एक अन्य राष्ट्रीय नेता भी हैं हिमाचल में जो लोग आए थे। तो देखिए कौन कौन थे। लाला लाजपत राय आए थे, ये 1906 में भी आए थे। इसके बाद ये महात्मा, याद हो तो, लाला लाजपत राय सबसे पहले 1906 में मंडी आए थे और 1921 में महात्मा गांधी के साथ शिमला आए थे। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है, इंपॉर्टेंट है। इन्हें नाहन जेल में रखा गया था जब हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, सिपाहियों ने। तो उस टाइम इनको जेल हुई थी और इस जेल में इनको रखा गया था, नाहन जेल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। नेक्स्ट हम देखते हैं, एनी बेसेंट भी आई थी, महात्मा गांधी भी आए थे। एनी बेसेंट 1916 में आई थी, शिमला में ये ठहरी। आयरिश लेडी है, ये आयरलैंड की थी ये रहने वाली, एनी बेसेंट। ये भी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। आई होप आपने ये पढ़ा होगा इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1921, 31, 39 में ये 3 टाइम्स आए थे। 1945 और 1946 में ये आए थे। तो ये सब था जो भी राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख किया था। नेक्स्ट हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे भर के क्वेश्चन, जेबीटी टैट ले लो, टीजीटी टैट ले लो, जो मर्जी ले लो। कई बार कमीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो ये है हमारा धामी गोली कांड। जो धामी गोली कांड था ये हुआ था 16 जुलाई 1939 में। देखिए, जो धामी के लोगों ने अपनी रियासत के लिए एक सभा, प्रेम प्रचारिणी सभा,
जिसको कहते हैं, इसका गठन 1937 में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार के लिए किया था। ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेम प्रचारिणी सभा का गठन कब किया गया था? 1937 में। हालांकि आगे जाकर इसका नाम 1939 में पचौता सभा रख दिया गया था। ठीक है, पचौता प्रजामंडल रख लिया गया था, सॉरी धामी प्रजामंडल रख लिया गया था 1939 में, राइट। तो धामी में जो ये जो प्रेम प्रचारिणी सभा है 1937 में, इसका गठन क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ये आर्थिक और सामाजिक सुधार चाहते थे, इसके लिए किया था। धामी के राजा दिलीप सिंह ने प्रेम प्रचारिणी सभा पर कुछ पाबंदियां लगा रखी थी। ये पाबंदियां क्यों लगाई थी इन्होंने पाबंदियां इसलिए लगाई थी दिलीप सिंह ने इसलिए लगाई थी क्योंकि जो प्रेम प्रचारिणी सभा के जो सदस्य थे, इन लोगों ने क्या कर लिया था, ये थोड़ा राजनीतिक पॉलिटिकल ये इंटरफेयर करने लग पड़े थे। ये बात राजा को कतई पसंद नहीं है, तो राजा ने क्या किया कि इनके ऊपर कुछ एक प्रतिबंध लगा लिए थे, कुछ एक रोकें लगा दी गई थी। इन्हीं रोकों को, प्रतिबंध को हटाने के लिए 13 जुलाई 1939 में भागमल सोहटा, जो कि शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल के नेता थे, की अध्यक्षता में धामी रियासत के स्वयं सेवकों की बैठक की इन्होंने। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। भागमल सोहटा बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रही है ये धामी गोली हत्याकांड की। ठीक है, और धामी प्रचारिणी सभा पर लगाई गई पाबंदी को हटाने का अनुरोध किया, जिसे कि राणा दिलीप सिंह ने बिल्कुल अस्वीकार कर लिया था। देखो, इन्होंने कुछ एक मांगे रखी थी। ये जो यहाँ पे इनकी जो धामी प्रचारिणी सभा हुई थी, जो इन्होंने राणा से देखिए क्या क्या मांगे की थी। बेकार प्रथा को समाप्त किया जाए, भूमि लगान में 50% से की, इसमें जो 50% की कमी की जाए, धामी राज्य प्रजामंडल को मान्यता प्रदान कर दी जाए, लोगों को नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता दी जाए, राज्य को जनता पर लगाए गए प्रतिबंध और अवरोधों को समाप्त किया जाए। प्रेम प्रचारिणी सभा धामी के सदस्यों को जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए। तो ये सारी जो इन्होंने मांग भेजी थी, ये मनशा राम जी ने जो है राजा तक पहुंचाई थी, और राजा ने इनको बिल्कुल सिरे से नकार दिया था, बिल्कुल अस्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो 16 जुलाई 1939 में भागमल सोहटा के नेतृत्व में लोग धामी के लिए रवाना हुए, क्योंकि अब ये उग्र हो गए थे, क्योंकि राजा ने इनकी मांगे मानी ही नहीं। तो सोहटा को गन्हाटी में गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे ही सिपाहियों को या राजा को पता चला कि भागमल सोहटा लोगों के साथ जो है आंदोलन कर रहे हैं और ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने धामी की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने सोहटा को गन्हाटी में ही गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, राणा क्यों घबरा गया था? क्योंकि जैसे ही लोगों को इस बात का, जनता जो है वेट कर रही थी, क्योंकि धामी में जो है जो इनके समर्थक थे, जनता थी, वो इनके स्वागत के लिए खड़े थे। ये अपने एक आधे मित्र के साथ जा रहा था, ठीक है, भागमल सोहटा। तो रास्ते में क्या हुआ कि इन लोगों को पकड़ लिया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था। गन्हाटी ले गए इनको। गन्हाटी जैसे ही लोगों को ये पता चला, तो लोग सीधे राणा के दरबार में आकर के वहाँ पे एकत्रित हो गए। अब इसमें जो क्या हुआ था, सत्याग्रह के वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा नारेबाजी की। राणा ने बिल्कुल, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, इतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर। वो घबराहट में उसने क्या किया, उसने जो है गोली चलाने के वहाँ पे आदेश दे दिए। राणा ने घबराहट में आकर हलोक चौक के पास इकट्ठी जनता पर घबराकर गोली चला दी, जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए और वो बहुत सारे इसमें घायल हुए। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे एक वकील को भेजा था, दुनीचंद को। तो इसमें एक नोट है, प्रेम प्रचारिणी सभा का नाम 13 जुलाई 1936 में बदलकर धामी प्रजामंडल कर दिया गया था। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, सॉरी मैंने डेट वहाँ पे गलत बताई थी। एक्चुअली में 1936 में ये चेंज करके धामी प्रजामंडल कर दिया गया था। भागमल सोहटा को अंबाला जेल में डाल दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी ने जो है दुनीचंद वकील को
ये जो दुनीचंद वकील था इसको इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था, ये जो पूरा धामी गोलीकांड हुआ था। तो ये था हमारा धामी गोलीकांड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको कर लेना। और यहाँ पे हमारे जितने भी किसान आंदोलन थे, जितने भी मूवमेंट थे हमारे, या फिर कांग्रेस का भारत में आगमन जो भी था, ये आधुनिक भारत ऑलमोस्ट अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिमाचल का जो हम भूगोल है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियोस को ध्यान से देख रहे हो, एक दो बार इनको अच्छे से देखो, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। हाँ, मुझसे गलतियाँ भी हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हो कि ये कमी है, ये गलती है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम को भी यहाँ पे भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। मैं किसी न किसी वीडियो में आगे चलकर आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ तक कि आपका जो ये थोड़ा टफ रहता है, ये जो हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, बट अगर इसको बार बार आप लोग मेरी वीडियोस को देखोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और मैं आपको जितना हो सके आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उसी से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप यूट्यूब में जाके या कोई जो भी ऑनलाइन आपको जो भी फैसिलिटीज़ आज की डेट में मिल रही हैं, जितना मर्जी आप देख लो, बट जब तक आप खुद से हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे और उनको बार बार पढ़ोगे नहीं, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। खाली वीडियोस को देख के, पढ़ के, सुन के कुछ नहीं होता है, इनके नोट्स भी प्रिपेयर आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट बाय टुमारो, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।